कांग्रेस की गारंटी, न शरद पवार की गारंटी। अरबों रुपए का साम्राज्य है शरद पवार का, अरबों रुपए का, अरबों रुपए कह लीजिए, मुझे तो गिनती भी नहीं आती साहब इतनी, अरबों खरबों, मुझे नहीं पता जीरो कितने होते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य है शरद पवार का, और अपने भतीजे को बीजेपी में भेजकर सारा साम्राज्य बचा लिया। और कल को अगर इनकी जरूरत पड़ेगी विधायकों की तो ये भी चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे को अगर ठीक ठाक ऑफर दे दें मोदी अभी, तो कहिए रात में सोए सुबह बीजेपी में। हाँ, हंसने की बात नहीं, सच बोल रहा हूं आपसे। मैं जानता हूं बहुत ठीक से इन लोगों को, अगर इनको ठीक ठाक ऑफर मिल जाए तो ये सुबह रात में सोएंगे और सुबह बीजेपी में। लेकिन एक बात की गारंटी है, पूरी दुनिया, पूरा देश, एक एक आदमी, जानवर, पेड़ पौधे सब बीजेपी में चला जाए, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई रहेगा तो असद ओवैसी रहेंगे, अकबर ओवैसी रहेंगे। अब ये तालियां बता रही है कि यकीन है आप लोगों को। हम लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को वादा करना होगा, मेरे सदर की तरफ से मैं वादा कर रहा हूं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही का वादा है आप लोगों से। मैं अपने सदर की तरफ से, अपने हबीब मिल्लत की तरफ से वादा कर रहा हूं कि जब भी सरकार बनेगी तो जो विरोध की सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विधायक उसी सरकार में होंगे जो बीजेपी के विरोध में होगी। और जब आपके विधायकों की जरूरत होगी और आपके विधायकों से सरकार बनेगी, वो सरकार आपके कंट्रोल की सरकार होगी, आपकी अपनी सरकार होगी। आप रईस लश्करिया साहब के घर पर पहुंचकर, इनके दरवाजे पे खड़े होकर, इनको बाहर निकालकर इनका हाथ पकड़ के कहेंगे कि बताओ तुमने क्या किया, तो इनको बताना पड़ेगा। मैं इसी वादे के साथ आप लोगों से अलविदा चाहता हूं कि क्या आप लोग 20 तारीख को पतंग के सामने वाले बटन पर दबाकर रईस साहब को जिताएंगे? तीन लोग, इधर इधर इधर, सब जिताएंगे। एक बार मेरे साथ नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, असद ओवैसी, अकबर ओवैसी, MIM पार्टी। अब आपके बीच हमारी मुंबई मजलिस के इंचार्ज, हैदराबाद मल्लकपेट के MLA, हमारी आन बान शान जनाब अहमद अब्दुल्ला बलाला साहब को दावत देता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाइए और एक बार जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अहमद अब्दुल्ला बलाला साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैनशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परसवा विधानसभा के उम्मीदवार जनाब रईस लश्करिया साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई पार्टी, क्या पता क्यों इशू हो रहा है, हो गया है अभी कंटिन्यू है। क्या बोला भाई? हैदराबाद से आए हुए कारपोरेटर्स और स्टेज पे तशरीफ फरमा दीगर मोअज़्ज़िज़ हज़रात, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक इंतखाबी जलसा है, 20 तारीख के रोज़ इलेक्शन है, मजलिस का निशान पतंग है। आपके दरमियान में हर एक पार्टी आएगी और कहेगी कि मैं अच्छा, मेरा उम्मीदवार अच्छा। महाविकास अघाड़ी आएगी, यही कहेगी, मन से आएगी, यही कहेगी।
महायुति आएगी यही कहेगी, लेकिन आपको देखना यह है कि आपका कौन है, आपकी पार्टी कौन सी है, आपकी जमात कौन सी है, आप इसकी आइडियोलॉजी क्या है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2 गठबंधन इलेक्शन लड़ रहे हैं। शिंदे ग्रुप शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एक ग्रुप बीजेपी के साथ, एक ग्रुप कांग्रेस के साथ। राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हुए, एक बीजेपी के साथ, एक कांग्रेस के साथ। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये शिवसेना कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ है, या ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना के साथ, या ये कब तक इनका ये गठबंधन चलता रहेगा। आज आकर हमारे बीच में बहुत इस तरीके से मैसेज भेज रहे हैं, इस तरीके से समझ रहे हैं कि हमसे इनसे बड़ा हमदर्द हमारा कोई नहीं है। जबकि मुंबई की आवाम ये जानती है, जब कभी भी कोई मसला आया तो हमारे मर्दे मुकाबिल हमको मुकाबला करना पड़ता है, तो इन्हीं लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। यही हमारे मर्दे मुकाबिल हमको तबाह करने के लिए ठहरे रहते हैं। अभी रईस लश्करिया साहब बता रहे थे कि वर्सोवा पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, सरकारी दवाखाना कोई अच्छा नहीं है। एक दवाखाना है 5 लाख आबादी के लिए। आप बताएं विधायक का काम क्या होता है। मैं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 4थी मतलब 4th टाइम विधायक हूं। मैं भी आमदार हूं। 4 बार से मजलिस ने मुझे टिकट दी है और हमने हमेशा कामयाबी हासिल की। हुकूमत के अलावा अकबरुद्दीन अवैसी साहब तो अपने जेब से कई करोड़ों रुपए खर्चा कर कर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक विधायक का काम क्या होता मालूम है। मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे 15 साल पहले से विधायक खत्म हुए, अब स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट होंगे तो 20 साल होंगे पूरे। मेरे हल्के के अंदर एक कैंपस ऐसा हमने बनाया जिसके अंदर फर्स्ट क्लास से लेके डिग्री तक करके निकलेंगे। एक कैंपस से 10,000 बच्चे पढ़ के निकलते। ऐसे 2 कैंपस है। इसके अलावा कई सरकारी मदारिस हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़कर गवर्नमेंट से तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बनाया पूरे तेलंगाना के अंदर, जिसके 2 स्कूल 3 स्कूल मेरे पास है। इसके अंदर बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं वहां रहकर। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि विधायक का काम यह है कि अवाम की खिदमत करे। आज जो भी पार्टियां आपके दरमियान में हैं वो अवाम की खिदमत करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो सत्ता हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पावर में आने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजलिस अगर से इलेक्शन कहीं लड़ती है और अपने आमदार जीत कर लेकर आती है तो उस आमदार का काम है कि अपनी आवाम की खिदमत करे, ना कि पावर हासिल करे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई यहां पर नेतागिरी या लीडरी करने का शौक, असदुद्दीन अवैसी यहां पर मुंबई पे आके यहां पर पावर बनाने के लिए यहां पर नहीं आए, आपको लीडर बनाने के लिए यहां पर आए हैं कि आप में से निकाल कर लीडर बनाए, आप यहां पर हुकूमत करें, आप यहां पर अपने मसाइल के लिए लड़ें। यहां से हमारे नुमाइंदे चुनकर रहमान असेंबली में जाए और वहां जाकर वो हमारे लिए लड़कर हमारे मसाइल की एकसुई कराएं। आज यहां पर पूरे क्षेत्र के अंदर एक दवाखाना नहीं है। मेरे असेंबली हल्के के अंदर एक 100 बिस्तर का एक दवाखाना है गवर्नमेंट का। पूरे तेलंगाना के अंदर मल्टीनेशनल दवाखाने तो बहुत है, खाली मेरे असेंबली के अंदर एक 100 बेड का एक है, 75 बेड का एक है, 150 बेड का और एक बन रहा है। और सबसे अहम बात कि हमने लड़कर एक यहां पर क्या बोलते हैं नगर सेवक, एक नगर सेवक के हल्के के अंदर 4 से 5 बस्ती दवाखाना है, जिसके अंदर आसपास के लोग जाकर फ्री में मायना करा सकते,
फ्री में अपने टेस्ट करा सकते, फ्री में दवाएं ले सकते। कोई बड़ी चीज है तो बड़े दवाखाने में जाएंगे, कि छोटे जो डिस्पेंसरीज रहते हैं उससे अच्छा तो ये बस्ती दवाखाने बनाए हैं, कई यूपीएससी बनाए, ये बस्ती दवाखाना ऐसी नाम की कोई चीज है यहाँ पर? वहां पर एक नगर सेवक के अंदर 4 पूरे मेरे विधानसभा के अंदर, पूरे असेंबली हल्के के अंदर 28 से 30 बस्ती दवाखाना है। इसके बाद यूपीएससी है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है। ये काम करने का है। सबसे अहम बात यह है कि ऐवाने मसाइल देखें, बल्कि हमारे अगर कोई मसाइल आते हैं तो ऐवाने पार्लियामेंट या ऐवाने असेंबली में आते हैं, तो वहीं पर हमारे नुमाइंदे हो कि हमारे खिलाफ कोई खवानीन आए तो उसके लिए लड़े। यही खवानीन वक्फ का बिल आया था पार्लियामेंट के अंदर, कौन ठहर कर आवाज उठाया? ये आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले सोडो सेक्युलर शिवसेना के पूरे एमपियां पार्लियामेंट का हाउस छोड़कर बाहर भाग गए। अगर लड़ा तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वहां पर हर मसले के ऊपर, चाहे सीए एनआरसी हो, वक्फ का बिल हो, मॉब लिंचिंग हो, यूएपीए का कानून हो, लव जिहाद की बात हो, नखात की बात हो, हर बात के ऊपर होता तो तमाम मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक यकीन उनके दिल में है कि असदुद्दीन अवैसी इसके ऊपर जरूर जवाब देंगे। है ना यकीन आपको कि अगर से कुछ होता है तो आपको यकीन है कि असदुद्दीन अवैसी जवाब देंगे? तो इलेक्शन जब आता है तो असदुद्दीन अवैसी को कामयाबी करना आपकी जिम्मेदारी है ना। रईस लश्करिया यहां पर असदुद्दीन अवैसी का नुमाइंदा है। जो असदुद्दीन अवैसी की पॉलिसी होगी वो पॉलिसी पे चलेगा, ना कि शिवसेना की पॉलिसी पे। आज गौर करिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हर तरफ से किसी ना किसी तरीके से हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो कहते थे मजलिस भड़काऊ है, मजलिस को नहीं जाना चाहिए। क्या मजलिस हुकूमत करने आ रही है क्या? मजलिस आपके दरमियान में से अच्छे नुमाइंदे को चुनकर, हैदराबाद से तो नहीं आया ना रईस लश्करिया। रईस लश्करिया आपके दरमियान का एक अच्छा बेहतरीन दर्द रखने वाला इंसान है, जो आवाम के मसाइल को समझ सकता है। वैसे उम्मीदवार को न सिर्फ मुंबई का सदर बनाया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, और कहा कि आपको इलेक्शन सदर भी एक ही सूरत में बनाए। आप पूछ सकते हैं उनसे, सदर उनको एक ही कंडीशन में बनाए कि आपको मुंबई के अध्यक्ष बनाएंगे, बदले में आपको वर्सोवा असेंबली से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उनको ये कंडीशन रखकर, ताकि आपको वर्सोवा विधानसभा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वहां की आवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो मसाइल है, और हमारे जो मसाइल ऐवान असेंबली में आते हैं, उसके लिए डट कर ठहरना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप मुत्तहिद हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि आज वर्सोवा असेंबली के अंदर जो मौका है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर से आज आप रईस लश्करिया को नहीं जिता सके तो आप कभी अपने नुमाइंदे को नहीं जिता सकेंगे। आप कभी नहीं जिता सकेंगे। मैं यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर भाषण सुनने नहीं आए हैं। यहाँ जितने हैं सब रईस लश्करिया है, उम्मीदवार है। आपका काम है हर एक को जाकर मिलकर बोलना और वोटिंग कराना रईस लश्करिया के हक में, पतंग के निशान पर बटन दबाने लगाना बहुत जरूरी है। मैं कोई ऐसा जज्बाती बात या कोई भड़काऊ बात नहीं कर रहा हूँ। आज जरूरत है कि हमारे नुमाइंदे ऐवानों में जाएं, हमारे मसाइल के लिए लड़ें, हमारे मसाइल की एक सुई कराएं, हमारे बच्चों को तालीम का इंतजाम कराएं, हमारी माँ बहनों के हिजाब के ऊपर जो मसले उठते हैं उसके लिए लड़ें, हमारे शरीयत के अंदर कोई मदाखलत ना हो उसके लिए लड़ें, हमारे बस्तियों के अंदर पानी नहीं है उसका इंतजाम कराएं, हमारे पास दवाखाने की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल्स यहाँ पर बनाएं। ये तमाम काम आपके आमदार का होता है कि हुकूमत से लड़कर लेकर आए। और ये कोई आज तेलंगाना के अंदर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स जो चलते हैं,
जिसको लड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कराया, 1.5 लाख बच्चे वहां पर उसके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट स्कूल से हटकर ये खाली माइनॉरिटीज के लिए ये स्कूल बनाया गया है। तो आज आपको यहाँ पर आपके हलकों के अंदर इस तरीके का काम कराने वाले एक जिम्मेदार की, एक अच्छे दिल रखने वाले एक इंसान की जरूरत है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यही सोचकर आपके दरमियान में रईस लश्करिया को भेजा है। आप खाली आपका एक वोट सिर्फ रईस लश्करिया को कामयाब नहीं करेगा। एक पार्लियामेंट के अंदर या एक नेता की ताकत क्या है? ऐसा नंबर जिसकी होगा, नंबर जिसका होगा वो हुकूमत बनाएगा। उसी तरीके से नंबर जिसके ज्यादा होंगे उसकी आवाज में भी उतनी ताकत होगी। तो आपका वोट जो नंबर बढ़ेगा, जो आमदारों का, ना सिर्फ ये आमदार का नंबर बढ़ेगा बल्कि बैरिस्टर अवैसी की आवाज में भी उतनी ताकत आएगी। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हर में हमको, हमारे आमदारों को, हमारे नेताओं को, हमारी जमात को जो हमारी सोच और फिक्र है, उस हमारी सोच और फिक्र को हुकूमत के अंदर रखना चाहिए, ऐवानों के अंदर जाना चाहिए। ऐवान के अंदर खाली हमारे मुखालिफ सोच के तो नहीं जा सकते। तो कॉल्ड सेक्युलर बोल के अपने आप को सेक्युलर जब बताते हैं, जब हमारे में बुरा वक्त आता है तो हमारे साथ कोई नहीं ठहरता, हमको ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको अपने नुमाइंदे को जिताकर असेंबली में भेजना पड़ेगा। बदलाव होना जरूरी है, आज नहीं, अपने लिए नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बदलाव जरूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बदलाव जरूरी है, मासूम बच्चों के लिए बदलाव जरूरी है। तो मेरी वर्सोवा की आवाम से मैं अपील कर रहा हूं कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप अपने अपने विधायक को जिताकर असेंबली में भेजिए। भेजेंगे ना आप लोग असेंबली के अंदर, क्या आपके मसाइल की एकसुई करेगा, या आपके दरमियान में रहेगा, आपके लिए काम करेगा। काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद नहीं रहेगा। काम करेगा तो हमेशा आपके दरमियान में रहेगा, हमेशा आप जिता कर लेकर आएंगे। आप हमेशा देखते आ रहे हैं कि आपने कितनों को मौका दिया। एक बार एक अच्छे उम्मीदवार को, हमदर्द उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दरमियान में उतारा है, तो कामयाब करिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस की ताकत को बढ़ाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नंबर मेरा 8483628393 मेरे साथ में हिसाब के अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, व्हाट्सअप करो। आइए अब आपके सामने, आपके बीच इंशाअल्लाह 20 तारीख को होने वाले आमदार, आपके वर्सोवा विधानसभा से जीत कर आने वाले जनाब रईस लश्करिया साहब को मैं पेश कर रहा हूं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर। रईस भाई आगे बढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मंच के ऊपर बैठे जो जिम्मेदारान हैं, बिलाला साहब और बाकी साथी कहीं और दूसरे जलसे में जाना था तो वो जा चुके हैं। उन तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मंच पे भी मेरे साथ बैठे हैं। और यहाँ पे आए हुए तमाम मेरे साथियों, जो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए जो आप यहाँ पे आए हो, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी माँ बहनें, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें यहाँ पे आई है, मेरे युवा भाई और मेरे बुजुर्गान जो मुझे यहाँ पे हौसला दे रहे हैं, आप तमाम भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज असेंबली के चुनाव चालू है और इसी चुनाव के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे 2 महीने पहले ही मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था। जब जोगेश्वरी के अंदर उन्होंने एक जलसा लिया था, उस जलसे में उन्होंने मेरी नुमाइंदगी का अनाउंसमेंट किया था।
याद है ना आप लोगों को? याद है कि नहीं? आप थे ना उसके गवाह। और उस वक्त उन्होंने मरकज के अंदर नमाज अदा की थी। मरकज के कुछ जिम्मेदार नमाज के बाद वहां बाहर आके बैठे, बातचीत की और उन्होंने कहा कि आपने एक बेहतरीन कैंडिडेट हमको इस वर्सोवा को दिया है। वर्सोवा हमेशा से एक माइनॉरिटी सीट होने की तलाश कर रही थी, एक बेहतरीन कैंडिडेट की तलाश कर रही थी जो आप हमें अभी देके जा रहे हो। लेकिन साथ में उन्होंने एक मशवरा भी दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि जनाब, MIM की वजह से कुछ सेक्युलर मुस्लिम लीडर हार जाते हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी का काम है जो आपको करना होगा। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की और ये फैसला हुआ कि तमाम महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेक्युलर मुस्लिम लीडर के सामने हम कोई भी मुसलमान कैंडिडेट MIM का नहीं देंगे। और उसके ऊपर मेरे सदर आज भी कायम है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने कहीं पे भी कोई सेक्युलर लीडर के सामने हमारी नुमाइंदगी पेश नहीं की है। और जब वर्सोवा की सीट कांग्रेस को नहीं गई, क्योंकि ये भी ऐलान हमने किया था कि वर्सोवा के अंदर भी अगर कोई कांग्रेस मुसलमान नुमाइंदगी देती है तो मैं अपना फॉर्म, अपना पर्चा वापस पीछे ले लूंगा, क्योंकि हमने पूरे महाराष्ट्र के लिए ये पॉलिसी की थी। जब हम लोग हमारी बात पे कायम है दोस्तों, तो उसके बाद महाविकास आघाड़ी मशाल ने यहाँ पे एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट यहाँ पे हमारे सामने लाके उतारा है। आज इस वर्सोवा के अंदर हमारे सामने 3 फिरका परस्त पार्टियां हैं, बीजेपी है, MNS है और मशाल है। मशाल एक टाइम पे बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी, नई नई सेक्युलर हुई है अभी। ये वापस कब फिरका परस्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं इस बारे में। सही है गलत है? तो ये 4 कैंडिडेट और आपके बीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया हुआ ये आपका एक भाई। फैसला आपको करना है कि इस चुनाव में हमें किसका चयन करना है, किसको चुन के लाना है। ये फैसला आपको करना है। ये कठिन फैसला है। ये फैसला 20 तारीख को आपको लेना होगा। आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इस BMC के GR के अंदर हर 1 लाख की आबादी के पीछे एक स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन एक मार्केट होनी चाहिए। हम यहाँ वर्सोवा के अंदर लगभग 5 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पे एक भी कोई म्युनिसिपालिटी स्कूल नहीं है जिसको हम हमारे बच्चों को जहाँ भेज के पढ़ाई करा सके। ना ही कोई यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के नाम पे हमें कूपर जाना होता है या ट्रॉमा में जाना होता है। सही है गलत है? तो ये जो चीजें हैं, ये जो काम है, ये आपके आमदार का काम होता है। लेकिन आपके आमदार ने कभी इन सब चीजों पे कभी सोचा ही नहीं, कभी फिक्र नहीं की। और ये हमारी जरूरत है। आज जिस तरीके से पूरे वैशाली के अंदर रोड के ऊपर पूरी मार्केटें लगी हुई है कि नहीं? ये भी एक फिक्र की बात है सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, उनकी एक फिक्र है कि ये मार्केट की वजह से हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जब मार्केट का एरिया होता है तो ट्रैफिक इतनी होती है कि हम अंदर भी नहीं आ सकते हैं। एक मतलब भाई से तो क्या इन मेरे भाइयों के लिए जो यहाँ पे रस्तों पे अपने अपने स्टॉल डाल के रखे हुए हैं,
क्या इनके लिए एक मार्केट नहीं बनाई जा सकती है? ये एक आमदार का काम होता है। लेकिन जब हम पंजे को वोट करते हैं तो वो हमारे लिए एकदम बेफिक्रा हो जाता है कि ये तो मेरे ही वोटर है, कहाँ जाएंगे ये लोग, इनके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरे ही है। और जब कभी कोई कमल का एमएलए आ जाता है तो वो आपसे वैसे ही दूरी बना लेता है कि यहाँ पे मुझे जाने की जरूरत क्या है, ये तो मेरे वोट ही नहीं है। और इन दोनों ही परिस्थिति में पीस हम रहे हैं। आपको मैं 2019 की बात बताऊं कि किस तरीके से हमें बांटा जा रहा है। 2019 में यहाँ पे कांग्रेस से मेरी नुमाइंदगी होने वाली थी, आपको याद है? और साथ ही में बलदेव जी भी मेरे साथ में थे। तो उस वक्त बलदेव जी को यहाँ से टिकट मिली, उनके सामने भारती लवेकर थी, आमने सामने का मुकाबला था। लेकिन बड़ी होशियारी से उद्धव जी ने अपना एक और कैंडिडेट वहां पे डाल दिया, इसका नाम था राजुल ताई पटेल, है कि नहीं है? और राजुल ताई पटेल ने पूरे सेक्युलर वोट ले लिए और कांग्रेस का नुमाइंदा गिर गया महज 6000 वोटों से। और वही कहानी इन्होंने फिर 2024 में दोहराई। लेकिन 24 में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही यहाँ पे एक नुमाइंदा डाल दिया था। और जब रईस भाई यहाँ पे आ चुके थे तो इनके लिए समस्या हो गई कि किस तरीके से भारती लवेकर का रास्ता सीधा साफ किया जाए। तो इन्होंने रईस भाई के सामने एक माइनॉरिटी उम्मीदवार लाके डाल दिए और उसके सामने अपनी ही पार्टी का एक अपक्ष लाके डाल दिए ताकि इनके वोट आपस में बढ़ जाए, माइनॉरिटी के वोट आपस में बढ़ जाए और भारती ताई लवेकर रास्ता साफ हो गया, वो सीधी सीधी निकल जाए। आज इस चुनाव में हम लोगों के वोट बढ़ रहे हैं, ये वोट इकट्ठा है, ये बात को आप समझिए। कितनी भी कोशिश कर ले, एमवीए के वोट बट नहीं है क्योंकि वहां पे राजू पेडनेकर वहां पे खड़ा है, वो एमवीए के ही वोट लेने जा रहा है। तो हमें ये समझदारी से काम करना है कि हम हमारे कोई भी वोट को जहां वहां डाल के खराब ना करें भाइयों। ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हम हमारी वोटों की कैसे हिफाजत करें। हमने बड़े ही जोश में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया अलायंस में मशाल को हमने वोट किया था और उसके महीने भर बाद ही हम लोगों को एक धक्का लगा और हम लोगों को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मशाल ने हमें ठगा है। जब पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की बात आई, उस पर डिस्कशन हुआ तो उनके 9 एमपीज डिस्कशन छोड़ के बाहर निकल गए। उस वक्त उद्धव जी का बंगला तमाम मुसलमानों ने घेर लिया था उनसे ये सवाल पूछने के लिए कि हमने आपको इतने वोट दिए और आपने जब हमारा मुद्दा आया तो आप वहां पे डिस्कशन में नहीं बैठे और उठ के निकल गए। भाई ये चीजें एक बार नहीं, ये फिरका परस्त ताकतें हैं। आप कितना भी इनको अपना बनाने की कोशिश करें, ये कभी आपको अपना नहीं बनाएंगे। ये बात समझने की है, आप इस बात को समझिए। आप कितना ही उनको गले लगाइए लेकिन वो कभी भी आपको गले नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और इसी तरीके से जब मोहसिन हैदर इंडिपेंडेंट भरते हैं, चंगेज मुल्तानी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते हैं, राजू पेडनेकर इंडिपेंडेंट फॉर्म भरता है,
तो हमारे जिम्मेदार लोगों के कहने पे जब मोहसिन हैदर पर्चा वापस लेता है, चंगेज भाई मुल्तानी जब पर्चा वापस लेते हैं, तो क्या इनके पास कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई आला कमान नहीं है तो इनके कहने पे राजू पेडनेकर इनका पर्चा वापस ले ले? तो भाइयों, ये सीधी सीधी एक साजिश है जो हम लोगों के वोट बांटने की साजिश है। इस साजिश में हम फंस रहे हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी से 20 नवंबर को काम करना पड़ेगा। इनके झांसे में आपको नहीं आना पड़ेगा। ये झांसा दे रहे हैं आपको महाविकास आघाड़ी के नाम पे। महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर उद्धव जी ने एक ही फैसला लिया था, और वो भी आखिरी दिन आखिरी सेशन में फैसला लिया था। किसी को पता है क्या फैसला था वो? किसी को पता है वो क्या फैसला था? औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा था। तो हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं भाइयों, सही है गलत है? हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कभी नहीं हो सकते। आप कितना ही इन्हें अपना कह लो, आप इनके कभी नहीं हो सकते। आज जलसा हम लोगों ने सजाया था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। शाम को 6 बजे उनका मुझे फोन आता है कि मैं एक दुविधा में फंस गया हूं, कि मुझे मुमरा सैफ पठान भी बुला रहे हैं और आपके यहां मैंने टाइम दे दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। मैंने मुंबई के सदर होने के नाते मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप सैफ के यहाँ पे जाइए और मुझे दूसरी तारीख दीजिए। तो इंशाल्लाह आज रात को वो मुझे दूसरी तारीख देंगे, शायद कल की भी दे सकते हैं या परसों की भी दे सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैठे रहें, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती बिहार के एमएलए आदिल हसन साहब यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों से बात करने। तो आने वाली 20 तारीख को भाइयों आपको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है। आपको पतंग के निशान पे ही बटन दबाना है। 11 नंबर के ऊपर है पतंग का निशान। अगर आप लोगों को रईस लश्करिया को जिताना है तो आपको पतंग के निशान पे ही बटन दबाना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अल्लाह हाफिज। रईस भाई आगे बढ़ो, रईस भाई आगे बढ़ो, रईस भाई आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। रईस भाई आगे बढ़ो, नारे तकबीर। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, मैं आप सभी से दिल से माफी चाहता हूं कि कुछ वजूहात की बिना पर हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ सके, क्योंकि मुमरा